प्रोफेसर विसेन सर, आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे साथ आप उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की तरफ से मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सर का बायोडाटा जब मैं देख रहा था तो उस बायोडाटा को अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत 1 घंटा बहुत कम होगा पढ़ने के लिए। बहुत मैंने इतना बड़ा बायोडाटा शायद ही मैंने देखा हो, तो मैं उसमें उसमें से बहुत संक्षेप में मैं रखूंगा सर का बायोडाटा। सर ने पीएचडी 1972 में किया और डॉक्टरेट ऑफ साइंस 1981 में किया, और सर की टीचिंग करियर की शुरुआत हुई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने 1985 में एज ए प्रोफेसर इन्होंने ज्वाइन किया भोपाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। और ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते रहे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो एंड मेनी मोर। साथ ही साथ ये इंसा, यूनेस्को, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ऐसे इमिनेंट इंस्टीट्यूट्स के फेलो भी हैं। साथ ही प्रोफेसर बिशन सर यूजीसी के एक्स मेंबर, सीबीएसई के एंड मेनी मोर प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट बॉडीज के सर एक्स मेंबर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के एक्स वाइस चांसलर भी रहे हैं। साथ ही साथ यूजीसी की तरफ से इन्हें कैरियर अवार्ड भी दिया गया है, इंदिरा गांधी फेलोशिप दिया गया है, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईसीआरओ, यूएस नेशनल फाउंडेशन की तरफ से फेलोशिप मिला है, और न जाने कितने जगह से इन्हें सर को फेलोशिप मिला है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। और सर का एक इम्पोर्टेंट जो फील्ड जो मुझे समझ आया, दैट इज वो उनका उसमें एक्सपर्टाइज है, दैट इज डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इस साथ ही साथ सर का इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे पेटेंट्स भी हैं सर के। इंडिया के अंदर भी और बाहर के कुछ कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन में इनके बहुत सारे पेटेंट्स हैं। लगभग 70 to 75 पीएचडी स्टूडेंट्स को इन्होंने गाइड भी किया है, सुपरवाइज किया है, एंड ही हैज पब्लिश्ड हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। सर के कई अच्छे अच्छे बुक्स हैं एक्लेम्ड पब्लिकेशन से। और सर इमिनेंस प्रोफेसर ऑफ इमिनेंस के रूप में सोवियत यूनिवर्सिटी मेरठ से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ही प्रोफेसर विशन सर इज ऑल्सो ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट and he has been working as an advisor for many companies in India. और सर का इस विषय पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सर इस विषय पे अपना व्याख्यान रखें। और साथ ही साथ मैं लिसनर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी सुन रहे हैं फेसबुक और जूम के जरिए, वो लोग अपना जो भी क्वेश्चन इनके व्याख्यान के दौरान आता है आपके दिमाग में, उसको जूम के चैट बॉक्स में या फेसबुक के चैट बॉक्स में डाल दें। जब सर का व्याख्यान खत्म होगा उसके बाद हम एक एक करके उन प्रश्नों को, जितना हम समय सीमा के अंदर ले सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लेंगे और सर से कहेंगे, हम सर उस पर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर विशन सर को धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू। थैंक यू विनय। Screen, could you please enable the screen share? Okay. Yeah, now I will. Professor, now I have enabled. So Yeah. you can, yeah. Yeah. It's okay. We are able to see the screen, Professor. Yeah. Can you see it? Is it clear to everyone? And am I audible? Yes, sir. You are audible, yes, and the screen is also clear, so you can start. Very much audible, sir. सबसे पहले तो मैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे हो सकूं और अपना विचार कोविड-19 के समय में जो भी मेरे दिमाग में आए उनको आप लोगों के बीच में रख करके
मैं शेयर कर सकूं। टाइम कंस्ट्रेन है, इसलिए मैं तुरंत लेक्चर के ऊपर जाता हूं बिना किसी और रेफरेंस के। सबसे पहला मैं ये स्लाइड जो दिखा रहा हूं, इट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर साइंटिस्ट टू लेट मिस इन्फॉर्मेशन गो अनरिमार्क्ड। ये नेचर में 28 अप्रैल 2020 को आया था कि जो साइंस के बारे में कई मिस इन्फॉर्मेशन फैलती हैं, अंधविश्वास फैलता है, तो एक साइंटिस्ट का ये सबसे पहला काम होता है कि उन अंधविश्वास को खत्म करे। कई जगह ये भी आया था कि हम इस वायरस को पूजा पाठ से भी दूर कर देंगे, इस बीमारी को। तो साइंटिस्ट के रूप में अगर हम एक विद्यार्थी हैं साइंस के, विज्ञान के, तो मैं चाहूंगा कि लोगों के बीच में इस धारणा को ले जाएं कि साइंस क्या है और साइंस के बारे में जो लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, अंधविश्वास होता है, उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसी कड़ी में हम ये एक फेमस फिलोसोफर की बात आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे कि आदमी जो है वो पागल है। आदमी इस धरती पे सबसे पागल इंसान है। वो इनविजिबल, जिस ईश्वर को देख नहीं रहा, उसकी तो पूजा कर रहा है और अपने नेचर को, प्रकृति को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उसको ये नहीं मालूम कि नेचर जो है यही उसका भगवान है, इसी की उसको वर्शिप करनी चाहिए। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा ना करके वो इनविजिबल स्पीशीज के, जिसको उसने देखा नहीं है, जो जिससे केवल ये मानता है कि हमको ये दो, ये दो, ये दो, और जो उसको खाना पीना, रहना, इम्यूनिटी, हेल्थ सब दे रहा है, उसकी वो पूजा भी नहीं करता, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। तो इनकी एक सेइंग है, मैन इज द मोस्ट इंसेन स्पीशीज, he worships an invisible God and destroys a visible nature, unaware that this nature he is destroying is this God he is worshipping. और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने अपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। तो आज हम जो हैं वो चूहे की जिंदगी जी रहे हैं। आज हम चूहे की जिंदगी जी रहे हैं और हम छिपे हुए घूम रहे हैं। हम केवल इतना ही काम करते हैं कि बाजार जाते हैं, खाना ले आते हैं, खाने को स्टोर कर देते हैं और स्टोर करके फिर देखते हैं कि अगली बार हम इस खाने को कब खाएंगे। तो हमारी जिंदगी जो है वो एक जानवर की तरह हो गई है और उसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी आर आवरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच एन एनवायरनमेंट। यह हालत क्यों आई है? पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जंतु हैं, 2,70,000 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, प्लांट्स की हैं, एनिमल्स की हैं, मोलस्क की हैं। सब जगह जहां भी आप जाएंगे हर तरह के प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे जीवन के एक एसेंशियल पार्ट है। दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आर द एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ, इन आवर साइकिल, और उनकी रक्षा करना भी हमें आना चाहिए। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने नेचर का बहुत ज्यादा दोहन किया, और नेचर के दोहन करने से क्या हुआ कि हमने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। इकोलॉजिकल, हमने धरती के नीचे, धरती के ऊपर, हवा, हर जगह हमने किसी भी तरह से पैसा कमाने के चक्कर में हर प्रकार का हमने उसका दोहन किया। वी हैव एक्सप्लॉइटेड ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। और उसकी वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्पीसीज, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, हर एक में क्या है, कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गया। अब उनमें जो म्यूटेशन हुआ, ऐसा माना जाता है कि करीब 5,000 डिफरेंट स्पीसीज होंगी वायरसेस की, और एस्टिमेटेड स्पीसीज करीब है 1,30,000। और 1,30,000 में जो हमें टोटल वायरस की स्पीसीज मालूम है वो केवल 5,000 के बारे में हमको ज्ञान है। तो ये समझ लीजिए 4% ऑफ वायरसेस आर नोन टिल डेट। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 9% of the total population of microorganism, we know the biology, we know about it. केवल 9% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु हैं, उनके बारे में हमें मालूम है, बाकी के बारे में हमें अभी भी कुछ नहीं मालूम। और इसकी वजह से क्या है, ये किसकी वजह से आया? अब आप ये समझ लीजिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन हुआ। हम जीडीपी के चक्कर में पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर दिया। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमने क्या किया कि नेचर के साथ पूरा खिलवाड़ किया। हमने अपनी नदियों को खत्म कर दिया,
वाटर जो है, आपको शायद मालूम हो कि 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, और 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। और जो हमारे पास पोटेबल वाटर है, जो पीने लायक पानी है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है, वो केवल 2.5%। और 2.5% का 4% इंडिया में है। 2.5% का 4% इंडिया में है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 16% पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब। 16% ग्लोबल पॉपुलेशन को की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास 4% ऑफ 2.5% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। तो वाटर जो है उसकी भी बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है। अर्बन पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है, पेपर कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है। पेपर कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा, फॉरेस्ट के ऊपर हमारा प्रेशर पड़ेगा। इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, हम जीडीपी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म के ऊपर जा रहे हैं। कम्युनिकेशन और टेलीफोन्स, उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो हो रहा है, पोल्यूशन आ रहा है। मोटर व्हीकल्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस का एमिशन होता है, और वो हमारे एनवायरमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। और वो जो चैलेंज कर रहे हैं, अब आप ये देख लीजिए 1750 what was the CO2 concentration in the atmosphere and where have we reached to 2000. So overall, even in environment, we are polluting the environment with carbon dioxide, nitrous oxide, methane, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट डिजास्टर्स होते चले जा रहे हैं। ये हमारा जो है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह से क्या है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ह्यूमन बीइंग में हो रहे हैं। अभी हम केवल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारी चिड़ियों में भी, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनमें भी इनका असर पड़ रहा है, उनको भी डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो रही हैं। तो अभी हम केवल ह्यूमन डिजीज से निपट रहे हैं, लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है, कई हमारे जो एवीज, जो हमारे पशु पक्षी हैं, वो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप की बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि मेंटल, न्यूट्रिशनल और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं, वो हमारे लोगों के बीच में बढ़ रही हैं। फूड और वाटर की शॉर्टेज हो रही है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के एंडेमिक और पैंडेमिक अभी जो आया है, ये ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये जो है आगे आने वाले समय में बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा, अगर हमने नेचर फ्रेंडली अपनी पॉलिसीज नहीं बनाई तो। अब जब हम वायरस की कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, कोविड-19 जो है, इट इज ए वायरस। जब हम टीवी में डिबेट सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि वायरस जो है 8 दिन में मर जाएगा या 6 दिन में मर जाएगा। वायरस इज ए केमिकल, इट इज नॉन लिविंग एंटाइटी, इट इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट डज नॉट डिवाइड, it does not multiply, they do not have their own any type of metabolism or energy generating system. The only thing is that they have either type of nucleic acid, DNA or RNA. If it is DNA, it is double stranded with very few exceptions, and if it is RNA containing virus, this is a single stranded virus. Virology अपने आप में ही अभी 1892 से चालू हुई थी। सबसे पहले वो वायरस जो है, फर्स्ट वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय आइवानोव्स्की, हु वाज ए रशियन बॉटनिस्ट। और उसने टोबैको मोज़ेक वायरस, जब उसने देखा कि टोबैको की लीफ में कोई ऐसी इस प्रकार की डिजीज आती है जिसकी की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लीफ की साइज छोटी हो जाती है, और उसकी वजह उसमें क्लियरिंग ऑफ वेन्स हो जाता है, तो he performed the experiment just like as bacteria, and that time, till that time, bacteria was considered to be the smallest organism, which is the causal organism for different type of diseases. And to identify those type of bacteria, और उनको चिन्हित करने के लिए जो हम लोग करते थे, उनको कल्चर करते थे। कल्चर करने के बाद जब वो कल्चर में आ जाता था, मान और उसको माइक्रोस्कोप में देखते थे और कहते थे ये जो है इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज है।
ये जब टोबैको मोज़ेक वायरस में उसने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, लेकिन उसको ये था कि ये कोई डिजीज है। तो उसने क्या किया कि जो डिजीज लीव्स थी उसका उसने सैप लिया, उसको उसने क्रश किया, उसके सैप निकाला और सैप निकाल के एक ब्रश से उसने हेल्दी लीव्स के ऊपर रब कर दिया। और रब करने के बाद उसने देखा कि कुछ वही सिम्टम्स जो उसमें डिजीज लीफ में, वही सिम्टम दोबारा आ गए। जब वो सिम्टम दोबारा आ गए तो उसने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज है जो बैक्टीरिया की तरह नहीं चलती, लेकिन ये जो है सैप से ट्रांसमिट होती है, लिक्विड से ट्रांसमिट होती है। तो उसने इसको पेपर पब्लिश किया रशियन बॉटनिस्ट ने। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई कि ये क्या है, बैक्टीरिया से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, बैक्टीरिया इज दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। 1898 में बेंजर्निक करके एक डच साइंटिस्ट था, उसने उसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और उसने वही रिजल्ट पाए जो आइवानोव्स्की ने पाए थे। तो उसने सबसे पहले उसका नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूसिडम। कंटेजियम मीन्स the thing which is contagious, vivum is poisonous, and flucidum means which is transmitted through fluid. और उसने इसको बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूसिडम। अब जब ये हो गया, बेंजर्निक ने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूसिडम। उसका फिर बाद में अपभ्रंश हो गया, कंटेजियम हटा दिया और लास्ट वो हटा दिया, वाइवम को विरियॉन कर दिया। अगर वायरस का सिंगुलर बोला जाता है तो उसको बोलते हैं विरियॉन, सिंगल पार्टिकल, और वायरस जो होता है वो प्लूरल होता है। तो इसका नाम फिर चल गया वायरस। अब उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी इस प्रकार की डिजीज थी जिसके के बारे में हमको कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं मालूम था और जिसके बारे में वो बैक्टीरिया नहीं आता था, उन सब के बारे में वो टेस्ट करना चालू किए गए कि उनको देखा जाए कि वो इसी की वजह से तो नहीं होते। तो उसमें सबसे पहला जो टेस्ट किया गया वो किया गया लुफ्रेर एंड फ्रॉस्ट। लुफ्रेर एंड फ्रॉस्ट ने जो फुट एंड माउथ डिजीज कैटल में होती थी, जिसमें बहुत कैटल अननोन डिजीज की वजह से मर जाते थे, और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया 1905 में। उसने क्या किया, डिजीज जो कैटल्स थे उनके सलाइवा को उनके सलाइवा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको डाइल्यूट किया और उसने हेल्दी में इंजेक्ट कर दिया, और हेल्दी में इंजेक्ट करने के बाद उसने देखा कि वही डिजीज आ गई। तो उसने कहा कि ये जो है वायरस, ये केवल प्लांट को, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये केवल प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता, ये एनिमल में भी इन्फेक्ट करता है, और फुट एंड माउथ डिजीज इज बिकॉज ऑफ द वायरस, दिस इज आल्सो वायरल ओरिजिन। वो ये बताया गया कि जो जानवरों में मुंह और खुर की बीमारी होती थी उसको भी बताया गया कि ये वायरस से होती है। उसके आगे बढ़े तो उसके बाद स्मॉल पॉक्स और वो चिकन पॉक्स, सबके बारे में इस प्रकार के इन्फेक्शन वो किए गए एक्सपेरिमेंट, और वो मालूम पड़ता चला गया कि ये जो डिजीज है ये वायरस के द्वारा होती है। और उसके आगे फिर जब ये हो गया कि एनिमल में ये कॉज करता है इन्फेक्शन और ये कॉज करता है प्लांट में, 1918 और 1916 में दो इंडिपेंडेंट, एक टेक्नीशियन था, एक साइंटिस्ट था, उन दोनों ने, एक इंग्लैंड में था, एक हॉलैंड में था, इन दोनों ने देखा कि बैक्टीरिया का कल्चर ये लोग जब मेंटेन करते थे फ्लास्क में, तो कुछ दिन के बाद देखते थे कि वो कोई चीज ऐसी है जो बैक्टीरिया को खा जाती है, और बैक्टीरिया कुछ फ्लास्क में जो है उसमें बिल्कुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, वो या ग्रो करता है उसके बाद खत्म हो जाता है। जब उन लोगों ने ये देखा तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, पोर्सिलिन के फिल्टर बनवाए, और पोर्सिलिन के फिल्टर इतने माइन्यूट साइज के बनवाए कि जिसमें बैक्टीरिया तक की रेंज के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब फिल्टर ऑफ हो जाएंगे, और नीचे जो लिक्विड आएगा दैट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। और उसके बाद उन्होंने हेल्दी ग्रोइंग कल्चर में उस लिक्विड को डाल दिया। उस लिक्विड को डाल दिया तो उन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया भी खत्म हो गए। तो बैक्टीरिया खत्म हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज है ये केवल प्लांट और एनिमल में इंफेक्शन कॉज नहीं करती है, ये बैक्टीरिया में भी कॉज करती है। और उसके बाद फिर फंजाई के ऊपर किया तो मालूम पड़ा माइकोफाज की डिस्कवरी हुई। तो बैक्टीरियोफाज के बाद माइकोफाज की हुई, इंसेक्ट के बाद एंटोमोफाज की हुई, साइनोफाज की हुई, एल्गलफाज की हुई। अल्टीमेटली, एज ऑफ टुडे वी नो that
whosoever is living on this earth, whosoever are having the energy generating pathway, they are infected by viruses. हर कोई लिविंग जो भी ब्रह्मांड में है उन सबको वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो नेमेटोड हो. तो they infect every living system wherever they have the energy generating pathway. Why? Because viruses, they do not have their own energy generating system. इसीलिए हिंदी में हम बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु. जीवाणु का मतलब यह है अणु की शेप में जिसमें जीव हो. और वायरस को बोलते हैं विषाणु. विषाणु का मतलब है जो वायरस से बना है विषाणु, तो जो जहरीला हो. तो उसके बाद से, लेकिन उसके बाद ये मालूम पड़ा, इसके बाद ये हुआ कि अब इसका स्ट्रक्चर मालूम किया जाए होता कैसा है, क्योंकि बैक्टीरिया से दिखता नहीं है. और बैक्टीरिया से नहीं दिखता था तो तब तक क्या हुआ, 1928-32 में फिजिकल टेक्निक्स इवॉल्व हो गई थी. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मालूम पड़ गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था, एक्सरे डिफ्लेक्शन आ गया था. तो उनसे फिर ये मालूम पड़ा कि ये जो वायरसेस हैं ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों इनके पास रहते हैं. या और जब भी न्यूक्लिक एसिड होता है तो या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और प्रोटीन जो है बाहर से कोड किए रहते हैं. तो इसमें आप देखेंगे ये पूरा जो है, और ये प्रोटीन जो होता है ये स्मॉल यूनिट है, इनको बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड के स्मॉल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर. और ये बीच में जो है या तो डीएनए रहता है या आरएनए रहता है, इसको ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं. तो ये जो है, जब ये फिजिकल टेक्निक की मालूम पड़ गया तब मालूम पड़ा कि आरएनए का प्लांट वायरस आरएनए जो है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस, दैट वाज आरएनए कंटेनिंग वायरस. उसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड था और वो उसको आरएनए कंटेनिंग वायरस था. बैक्टीरियोफाज के बारे में मालूम पड़ा कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिए होते हैं. अब उसके बाद फिर डिफरेंट फाजेस और डिफरेंट वायरसेस के बारे में पता करते चले गए और मालूम पड़ा आज जो ये है हमारे पास कोविड-19 जो है, इट इज ए आरएनए कंटेनिंग वायरस. आरएनए कंटेनिंग के साथ साथ इस वायरसेस के बारे में हमेशा ये कहा जाता है वायरसेस आर इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. इनके पास कोई भी खुद का ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है, ये रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, ये कोई एनर्जी जनरेटिंग पाथवे नहीं रहता है, इनके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं रहता है, केवल एक न्यूक्लिक एसिड रहता है और प्रोटीन एसिड रहता है. ये जो है, जो आपका कोविड है, इसमें क्या है, ये पहले से मालूम था. इस बारे कोविड के बारे में बहुत पहले से हम लोग को मालूम है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है. इसमें क्या हुआ है कि म्यूटेशन हो गया. अब जब म्यूटेशन हो जाता है किसी वायरस में, इसमें म्यूटेशन बड़ी तेजी में होता है. दो चीजें हैं, डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस होता है उसमें म्यूटेशन में समय लगता है, उसमें म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है. आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है उसमें म्यूटेशन बड़ी अर्ली होता है, बड़ी तेजी में होता है, जल्दी होता है. तो ऐसा हम लोगों ने देखा है HIV के वायरस में कि एक स्ट्रेन के अगेंस्ट में काम होता था तो दूसरी स्ट्रेन कहीं और मिल जाती थी जिसका कि जीन सीक्वेंस उस ओरिजिनल स्ट्रेन से डिफरेंट होता था. अब इसका जो आरएनए होता है उसका जो साइज होता है वो 25 to 32 kb होता है, किलो बेस पेयर. अब ये बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज, अब आप ये कहेंगे कि सडनली ये कोविड-19 कहाँ से आ गया. कोविड-19 इस तरह से आ गया कि जब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिफरेंट केमिकल कंडीशन जो एनवायरमेंट में रहती हैं, उससे क्या होता है, म्यूटेशन बड़ी तेजी में होता है. और जब म्यूटेशन बड़ी तेजी में होता है तो रिवर्शन फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी में होती है. हो सकता है देयर आर पॉसिबिलिटी कि ये वायरस जो है ये सार्स का वायरस था और इसमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन के बाद क्या हुआ कि ये उतना सीवियर नहीं था जितना सीवियर अब हो गया. रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये इन्फेक्ट करता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जब इन्फेक्ट करता है तो जो एनर्जीज को चाहिए पड़ती, जो आप अपनी खुद की बॉडी के लिए एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को ना देकर के ये अपने लिए यूज करने लगता है.
और जब अपने लिए यूज करने लगता है तो आपके पास ऑक्सीजन टेंशन हो जाता है। ऑक्सीजन इतनी आपको मिलनी चाहिए जो आपने अपने लिए जनरेट की थी, वो आपको ना मिलकर वो इसकी मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। और ये क्या करता है, अपने आरएनए से मिस इन्फॉर्मेशन देता है सिस्टम को, और मिस इन्फॉर्मेशन दे करके जिस प्रकार के प्रोटीन की उसको बनवाना है वो बनवाते हैं, जिस प्रकार के अमाइनो एसिड उसको बनवाने वो बनवाते हैं। तो क्या होता है कि आदमी में वीकनेस होने लगती है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म जो होस्ट में हो रहा था वो अपने they were synthesizing for their own benefit, but instead of their own benefit, what is happening, they are being utilized by the virus for their own multiplication. अब इसमें ये होता है कि all viruses they are highly specific. The viruses are highly specific. ये आपको बता रहे हैं spike protein. Now these spike protein they are highly specific for their attachment with the host. And that is why they are said to be highly specific. इसको रिकॉग्नाइज करने वाला प्रोटीन जो है इसकी होस्ट में ही होगा, ह्यूमन बीइंग में ही होगा, और जब वो वहां पे उसको आइडेंटिफाई कर लेगा तो फिर ये उससे लॉक एंड की तरह जुड़ जाएगा, और उसके बाद सबसे पहले डीएनए को उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इट विल यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द होस्ट टू पेनिट्रेट द आरएनए इनटू द होस्ट, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैप्सिड। नाउ दिस इज हाउ इट डू द एवरीथिंग। आई डोंट बिलीव इन दिस theory that the primary host is the bait. It is I mean, I personally I don't endorse this view. This is directly human to human contact and human to human transmission, and this is therapeutic रेमेडीज में रेमडेसिविर जो है उसको इन लोगों ने वो किया हुआ है एज एंटीवायरल थेरेप्यूटिक एजेंट। ये जैसा भी हमने बताया ये होस्ट है और ये वायरस है, ये स्पाइक प्रोटीन है। अब ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर इनसे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या हुआ, इसकी एनर्जी को इसने यूज किया, इसके पास तो कोई एनर्जी है नहीं, इसकी एनर्जी को यूज करके या इसकी एनर्जी एटीपी एनएडीपीएस के रूप में लेकर के ये जो आरएनए है ये इसने इसके अंदर दे दिया। अब जब ये दे देता है तो फिर पूरी जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चालू हो जाती है। सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बनाता है, डबल स्टैंडर्ड से जो भी इसको अपने लिए बनाना है वो बनाने लगता है, और जो आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होस्ट की होती है उसको इंटरफियर करता है। और जब इंटरफियर करता है तो फिर क्या होता है, ये पूरा का पूरा 24-25 दिन में ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है, और फिर जो सेल को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये पूरे के पूरे वायरस बाहर आ जाते हैं, फिर नई सेल को इन्फेक्ट करते हैं, फिर दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, तीसरे को इन्फेक्ट करते हैं। दैट इज हाउ इट इज ट्रांसमिटेड टू मेनी पीपल। ये अब जब उसको हम लोग ये करते हैं तो कोई भी वायरस है, एक चीज आपको बता दूं, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग में कितने सेल्स होते हैं, अबाउट 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 30 ट्रिलियन सेल्स में ह्यूमन सेल्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, और उसमें भी मतलब 30 ट्रिलियन का मतलब 30 खरब सेल हमारी पूरी एक नॉर्मल आदमी में 30 खरब सेल्स होते हैं। 30 ट्रिलियन सेल्स, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 30 ट्रिलियन सेल्स। और उसमें अगर हम कहें कि बैक्टीरिया कितने होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं 10x टाइम, 30 ट्रिलियन मल्टीप्लाइड बाई 10, that is the amount of bacterial cell which a body harbor within themselves. और viruses कितने होते हैं, 10x of the microbiome, that means 100 times more than the 30 trillion. So many viruses are there inside your body, and about 10 times more microbiome is there in your body. और माइक्रोबायोम का भी 10 गुना ज्यादा आपकी बॉडी में क्या है, वायरसेस है। लेकिन हर वायरस जो है आपको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, हर वायरस आपकी बॉडी की रक्षा कर रहा है, बॉडी में आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। अगर वो वायरस आपके शरीर में ना हो तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, वो आपकी बॉडी उससे लड़ती है और लड़ने के बाद एंटीबॉडीज बनाती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी देती है, आपकी बॉडी को लड़ने की क्षमता देती है, आपको अपनी बॉडी को कैसे आपको अपनी रक्षा करना ये बताती है। अब
अगर जब आपने देखा सर्विलेंस टेस्ट एक रैपिड टेस्ट होता है जिसमें अगर आप ब्लड सैंपल लेंगे तो एक वो आएगा कि मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब अगर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा और उसके बाद 6 या 7 दिन तक आईजीएम एंटीबॉडी बन जाती है, तो उसमें 2 अगर ये बैंड आ गए तो समझ लीजिए अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है। ये कब से फॉर्म होता है? जैसे ही इन्फेक्शन होता है उसके बाद 7 दिन तक ये अपना बढ़ता जाता है और ये 28 दिन तक रहता है। लेकिन जब 28 दिन के बाद करेंगे या 21 दिन के बाद करेंगे तो आईजीएम का भी निर्माण होने लगता है एंटीबॉडीज का। तो इसको जब आप करेंगे तो ये जो है आईजीजी और ये आईजीएम और आईजीजी दोनों आ जाएंगे और ये कंट्रोल। तो मतलब ये है कि ये एडवांस स्टेज में इंफेक्शन है। और ये आपके नंबर ऑफ पीएफयू और ये जो बस साइज कितने वायरसेस फाइनली बनते हैं वो बाहर निकल जाएंगे 28 से 30 दिन में। और उसके बाद जो है नए होस्ट की तलाश में दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरह से इसका ट्रांसमिशन बढ़ता चला जाता है। अब जब हम ये कहते हैं कि इससे हम रक्षा कैसे करें एंटीवायरस, आप इसके ऊपर कोई भी दवाई क्यों नहीं काम करती? अगर आप एंटीबॉडीज ले, एंटीबायोटिक्स ले या कोई भी दवाई के लेते हैं तो वो क्या काम करती? वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिक पाथवे को कहीं पे इन्फेक्ट करती, या तो रेस्पिरेटरी पाथवे को करेगी या आपके एनर्जी पाथवे को करेगी या कहीं ना कहीं या आपका साइटोक्रोम सिस्टम को वो करेगी। लेकिन इसके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, ये तो सिस्टम जो है आपके होस्ट का यूज कर रहा है। तो अगर आपको इसको एंटीबॉडी देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे या किसी भी प्रकार का केमिकल देंगे तो होस्ट को इफेक्ट करेगा, वायरस को इन्फेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वायरस तो अपने आप में नॉन लिविंग है। वायरस जो है इट इज अ नॉन लिविंग सिस्टम एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मेडिसिन व्हिच कैन बी यूज्ड एज एंटीवायरल मेडिसिन। और इसीलिए बहुत लिमिटेड मेडिसिन जो भी हम लोगों को मिली है जिसके ऊपर काम करते हैं। अब जब इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि हम टीवी में देखते हैं कि इतने रिकवरी रेट हो गया या रिकवरी रेट 60% हो गया या 70% हो गया, और उसमें गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती है कि भाई हमारे यहाँ रिकवरी रेट इतना है। इसमें किसी को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है, ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता हमें एक नेटिव हमारे शरीर के अंदर है, उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और ये जो होती है स्पेसिफिक होती है, रेशियल होती है और इंडिविजुअल इम्यूनिटी है। तो इसकी वजह से ये जो है, जो श्रमिक वर्ग है, जो काम करने वाला है, वो अपने काम करने से वो अपनी इम्यूनिटी को अर्न करता है। वो बहुत ज्यादा हार्डशिप में रहता है और हार्डशिप की वजह से, क्योंकि काम बहुत करता है, उसकी वजह से क्या करता है, वो अपनी इम्यूनिटी को अर्न करता है। वो पैसा अर्न नहीं कर रहा है लेकिन वो अपनी इम्यूनिटी अर्न कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी ये अपना कोरोना पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं वो उस सोसाइटी के उस वर्ग को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं जो कंफर्ट जोन में है, जो 5 स्टार 7 स्टार कल्चर में है। लेकिन ये जो है, जो श्रमिक वर्ग जो है, जो समझ लीजिए 70 to 75% है, रिलेटिवली उनमें बहुत कम है। उसमें कम होने का कारण यही है कि उन्हें इनेट इम्यूनिटी है, जो कि वो अपने काम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उन्होंने अर्न किया हुआ है। और इसी में अब जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये होता है कि एंटीबॉडीज, जब भी कोई अटैक करता है, जब भी कोई सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर जाता है, तो सबसे पहले जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। और वो जो रिएक्ट करती है तो वो उसको बोलते हैं डिफेंसिव सिस्टम। और डिफेंसिव सिस्टम क्या है? एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है बॉडी में नेचुरल वे में, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज का निर्माण, और दैट इज ए डिफेंसिव सिस्टम। और जो इनेट इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। वो बॉडी ने ऑलरेडी अपने अंदर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि जो दूसरी चीज है आएगा, इन्फेक्ट करेगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। अगर आप उसका टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें वो इन्फेक्शन था, उसको मालूम ही नहीं पड़ा, उसमें सिम्टम कोई आया ही नहीं, लेकिन उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बन गए जिसकी वजह से वो अपना बचाव कर पाया। और श्रमिक वर्ग या मेहनत करने वाले लोग जो हैं, अगर उनकी डेथ ज्यादा हो रही है, हो रही भूख से, वो कोरोना की वायरस की वजह से नहीं हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और उसका एक जीता जाता उदाहरण है धारावी, मुंबई का धारावी। वहां पे हालांकि उन लोगों ने ट्रेसिंग की,
उन्होंने ये सब किया, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग ऐसी कंडीशन में रह रहे थे और पूरा वर्ल्ड उसको लेकर के चिंतित था कि अगर यहाँ पे ये कोरोना फैल गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन उनको रक्षा जो की है इनेट इम्यूनिटी ने किया, और इनेट इम्यूनिटी की वजह से वो पूरा का पूरा अपने आप को बचा सके। अब जब हम टीवी पे देखते हैं तो कोई कहता है कि 15 दिन में आ रही है वैक्सीन, कोई कहता 25 दिन में आ रही, कोई 30 दिन में आ रही है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक वो है। अब आप देखेंगे 3 महीने में 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौको 12, 4, 16, 4, 20, 25, 5, 30 मतलब 2.5 और 30 और 31। और ये मतलब किसी भी हालत में 3 साल से पहले कोई अगर WHO के स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा, किसी हालत में कोई भी वैक्सीन जो है 3 साल से पहले नहीं आ सकती। और जो अर्लीस्ट वैक्सीन बनी थी वो बनी थी मेरे ख्याल में पोलियो वैक्सीन, और उसमें लग गए थे 7 साल। और जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन बनी थी उसमें लग गए थे 15 साल। द चिकन पॉक्स, development of chicken pox and smallpox vaccine took nearly 15 years time, and the polio and this hepatitis virus vaccine that had taken 5 to 7 years time. So this is the whole protocol for the development of the vaccine. वैक्सीन के डेवलपमेंट में सबसे पहले आप एंटीबॉडीज को लेंगे, एंटीबॉडीज को आप चूहे पे टेस्ट करेंगे, फिर हायर एनिमल पे टेस्ट करेंगे, फिर डोज डिपेंडेंस देखेंगे, फिर साइड इफेक्ट्स देखेंगे, फिर आप उसके बाद आप वॉलंटियर्स लेंगे, उनमें डिफरेंट डोज देंगे, सेक्स देखेंगे कि मेल और फीमेल का देखेंगे, फिर रेशियल देखेंगे, फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो जो भी इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक सेट प्रोसीजर है which has been laid down by World Health Organization। उसके मुताबिक कम से कम 3 से 3.5, 4 साल से पहले कोई वैक्सीन डेवलप नहीं होती है, जब उस पर आज जिस दिन से वो आया उसके ऊपर काम चालू हो जाए। लेकिन तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है। अभी मैंने फिर दोबारा देखा था WHO का प्रोटोकॉल तो यही है जो अभी WHO की साइट पे दिया हुआ है। लेकिन अब उसके अलावा कोई कहता है कि 15 दिन में या 20 दिन में या 30 दिन में आ जाएगी, तो हमें नहीं मालूम कि वो कैसे आएगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वैक्सीन के डेवलपमेंट का। अब जब हम इन सब को देखते हैं तो हमको अपने प्लांट सिस्टम को देखना चाहिए कि प्लांट में इम्यूनोलॉजी नहीं होती है, वो भी इम्यून होते हैं, उसमें भी वायरस इन्फेक्शन होता है, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब जब हम प्लांट सिस्टम से ही हमें अपने सिस्टम के बारे में समझना होगा और प्लांट अपने आप को कैसे डेवलप करता है। ये एक लीफ है और लीफ में ये आप देखेंगे ये फंगल इन्फेक्शन है, ये छोटे छोटे से स्पॉट है। अब आप ये कहेंगे अगर ये स्पॉट आए तो पूरा इसको एकदम फैल करके पूरे लीफ को वो फैल जाना था, नहीं। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, इन्होंने डिफेंसिव मैकेनिज्म हुई जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ को वहीं चेक कर दिया, अरेस्ट कर दिया, और अरेस्ट करने की वजह से ये वो जो इन्फेक्शन जो है वो फैल नहीं पाया। इसको देखेंगे ब्यूटीफुल रोज, रेड कलर। आपने रोज में पेटल्स इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। इसमें आप कभी भी नहीं देखेंगे किसी प्रकार का स्पॉट आता है। क्यों नहीं आता है? इसमें जो रेड कलर है, लाल रंग है, इसको बोलते हैं एंथोसाइनिन, ल्यूकोएंथोसाइनिन। ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं और ये क्या होता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो कभी भी आप फूल को देखेंगे, लीफ में तरह तरह के इन्फेक्शन होंगे, रूट में इन्फेक्शन होंगे, लेकिन आप फ्लावर में मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखिए कैक्टस, नागफनी में आप देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन नहीं आता है। वो जंगल में बिना पानी के भी रह रहा है, लेकिन उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, सॉरी प्रोटेक्शन। ये दिस प्लांट इज प्रोटेक्टेड, this plant is protected from infection because they have provided to the system the sufficient amount of chemical compound which is going to arrest the growth of any type of infectious agent, whether this is this or the cactus. Here, now in this case, what is happening? The leaf spot is not
progressing further. Why? Because here is a defense mechanism. They have secreted something which were not pre-existing in the body of the plant, but they have generated that after the infection, and this is known as defensive system. So when we identify defensive and protection system, defensive is a dynamic phenomenon. Defense will come only after there is an attack, and protection will come because you have the protected system, and because of the system is protected because of anything, because of thick cuticle or anything which is pre-existing, that is a static phenomenon. Vaccine development is a defensive problem, defensive system. Now this is acquired immunity or passively acquired immunity. There are two types of immunity. One is acquired, actively involved, and the other is passively acquired. And this is for the development of vaccine or whatever we say about the plasma therapy. This is what we are using it. This is now in the system we are going for the herd immunity. Lockdown cannot be the preventive. I mean, it can delay the infection, but it is not ultimately is a prescription to control the disease. हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक ने एक को इन्फेक्ट किया और इसके बाद ये जो पीले पीले हैं ये सब इम्यून हो गए, जिससे कि अब आजकल आपने सुना होगा कि वो प्लाज्मा मांग रहे हैं कि इनसे प्लाज्मा ले करके हम इनको दे देंगे तो इनमें क्या होगा, एंटीबॉडीज चली जाएंगे एंड देयर बॉडी विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन। ना जितना भी जो कुछ भी चीज है, तो हम पहला आपको जो लास्ट पोर्शन था वो मैंने पहले कवर किया, इसीलिए कि जो इन्फेक्शन होता है, अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपका न्यूट्रिशन और फंक्शनल फूड कैसे काम कर सकता है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। जो सबसे पहले जो है, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इन ए प्लांट। वन इज द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल जो है वो कार्बन एटमॉस्फेयर की कार्बन को फिक्स करता है और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और कार्बन से फिर प्रोटीन बनती है, और उसमें नाइट्रोजन साइकिल भी है जिसको कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑपरेट करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल को ऑपरेट करते हैं और कार्बन साइकिल को ऑपरेट करता है कौन, प्लांट। तो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दो इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सिस्टम के कि एक आपके लिए प्रोटीन का निर्माण करता है और प्लांट आपके लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है जो कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में होता है यहाँ पे प्लांट के पास आता है, प्लांट उसको फिक्स कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर जब पत्तियां गल जाती हैं, जमीन में जाती हैं, कंपोस्टिंग होती है, उसके बाद फिर कार्बन रिलीज होता है, फिर एनवायरमेंट में चला आता है, ये सब होता है। और ये यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो ये होता है डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन के बाद एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है और उससे क्या होता है, पूरा का पूरा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो कार्बन जो प्लांट के अंदर जाता है या प्लांट फिक्स करता है, उसी से हमें स्टार्च मिलती है, उसी से हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के लिए जो कार्बन की जितनी भी बॉडी की कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट बॉडी की, वो सब प्लांट में इसी कार्बन से आती है। तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन जाता है वही फिक्स होकर के प्लांट में आ जाता है और उसी से आपकी प्रोटीन भी बनती है। ये एक पाथवे ऐसा है जिसको कि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, जिसके के बारे में ना पढ़ाते हैं ना किसी को कुछ कहते हैं। ये दिस इज द पाथवे विच प्रोटेक्ट अस, दिस इज नोन एज सिक्किमिक एसिड पाथवे, जो हम आप लोगों को बताते हैं इम्यूनोलॉजी। पौधे में तो इम्यून सिस्टम होता नहीं क्योंकि पौधे में ब्लड भी होता है, लेकिन पौधे में भी प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। और उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी की अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, या जो भी पौधे में कलर कंपाउंड बनते हैं, वो ये सिक्किमिक एसिड पाथवे से ही बनते हैं। और उसी से जो है वो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करता है, आपके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का निर्माण करता है, और आपके लिए डिफरेंट टाइप के जो भी हैं आपके फ्लेवर्ड कंपाउंड, वो सब इसी सिक्किमिक एसिड पाथवे से बनते हैं। क्विनिक एसिड एंड सिक्किमिक एसिड पाथवे, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे इन ए प्लांट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट देम और टू प्रोवाइड देम द फंक्शनल फूड। और इसी से बनता है फ्लेवोनॉइड्स, इसी से बनता है फ्लेवोन्स,
इसी से आपका येलो कलर बनेगा, इसी से आपका कैरोटीन बनेगा, यही सब चीजों का ये निर्माण करता है। तो इसलिए सिक्किमिक एसिड पाथवे और कार्बन पाथवे both are very important, and Siccimic acid pathway is particularly important for the human being for antioxidant. इनको Dr. Otto Warburg is very well known for discovering cancer diseases, and he said that no disease including cancer can exist in an alkaline environment. होता क्या है कि जब आदमी में किसी प्रकार से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज स्टेट में हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है और आदमी जो है किसी और बीमारी से त्रस्त होता है, तो उससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का निर्माण बॉडी में बहुत बनने लगता है। तो जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल का निर्माण होता है तो बॉडी का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, और जब बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, वन इज हाईली ससेप्टेबल टू अटैक फॉर वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट। इसलिए उनकी जो ये थी कि बॉडी के पीएच को आप एल्कलाइन एनवायरनमेंट में अगर रखेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार की डिजीज आपको कॉज नहीं कर पाएगी। उसी के लिए उन्होंने कहा था eat lot of greens, drink lemon water in morning, almonds and berries को उन्होंने रिकमेंड किया था। ये सब पूरा का पूरा उनका ये था कि हाउ टू मेंटेन एल्कलाइन पीएच। और यहाँ पे आता है फंक्शनल फूड का रोल। अब नाउ फंक्शनल फूड क्या है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम दवा को, जो दवाई हैं उनको हम फूड के रूप में खाएंगे कि फूड को दवा के रूप में खाएंगे। अगर हम फूड को दवा के रूप में खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप दवाइयों को फूड के रूप में खाएंगे तो आप अस्वस्थ रहेंगे। और इसलिए फूड जो है हमारी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, हमें सस्टेन करने की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, और नॉन न्यूट्रिएंट फूड जो कंपोनेंट होते हैं वो भी सच एज हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इन सब में काम करते हैं। और इन्हीं की वजह से हम डिजीज से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। The functional food, they provide basic nutrition and prevent disease to ensure good health. और this concept is not new. This concept हमारे एशिया में तो पिछले 5000 10,000 साल पहले चला आ रहा था, लेकिन उसका नाम जो है ये फंक्शनल फूड सबसे पहले दिया जापान ने 1980 में, और वो जो है वही साइंटिफिक बेसिस बना कि ट्रेडिशनल फूड्स को किस तरह से हम उसको फंक्शनल फूड के रूप में ले सकते हैं। फंक्शनल फूड के लिए जो बहुत जरूरी बेसिक प्रिंसिपल है, द फंक्शनैलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर द की स्टेप इन एंश्योरिंग बायो एफिकेसी ऑफ बायोएक्टिव फूड कंपाउंड्स टेकन ओरली। जो भी हम खाना लेते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। कॉम्प्लेक्स को सबसे तो पहले लिबरेट होना चाहिए, उससे निकलना चाहिए जो खाया है खाना, उसके बाद बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, और एब्जॉर्ब करने के बाद इक्वली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, फिर उसका एलिमिनेशन फेज। तो फूड, फंक्शनल फूड में इसको बोलते हैं लैड में L for liberation, A for absorption, D for distribution, M for metabolism, and E for elimination phase. So this is the basic concept, and this is the basic principle of functional food. Now, the functionality and bioavailability depends about the chemical properties such as solubilization. वो चीज जो है उसको solubilize होना चाहिए और depolymerize होना चाहिए। जैसे स्टार्च है, स्टार्च बहुत बड़ा मोइटी होता है, उसका अगर जब ब्रेक होता है तब उसके बाद ग्लूकोज बनता है, जब उसके बाद सुक्रोज बनता है, और जब सुक्रोज और ग्लूकोज बनता है तभी वो एब्जॉर्ब होता है। बॉडी में डायरेक्ट स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसका सॉल्युबलाइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन जो है वो ब्रेक डाउन होता है एंजाइम के द्वारा, और उसमें हीट और मास ट्रांसफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसी के लिए ये किया। और फिर जो फंक्शनल फूड होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें का इनपुट होता है, एनवायरमेंटल इनपुट होता है, और जो फंक्शनल फूड होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, हार्मोन्स बनवाते हैं, माइंड की स्पिरिट को ठीक करते हैं, पॉजिटिविटी आपके दिमाग में लाते हैं, आपको प्रोवाइड बॉडी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कैल्शियम है इज रिक्वायर्ड फॉर द बोन एंड अदर थिंग्स, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेटस का मतलब है कि जो हमारी इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं उनको प्रॉपर फूड देते हैं जिससे कि वो मल्टीप्लाई कर पाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके बॉडी के टेम्परेचर को, पीएच को ठीक तरह से रख सके। जो फंक्शनल फूड होते हैं उनमें वो आपके बॉडी को प्रोवाइड करते हैं मिनरल, विटामिन, फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोबायोटिक, इन सबको सपोर्ट करते हैं। जब अभी मैंने बताया था कि जापान ने सबसे पहले फंक्शनल फूड का कॉन्सेप्ट दिया था और योगर्ट को लेके आए। योगर्ट आपको आज भी बाजार में मिल जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप फंक्शनल फूड के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ाएंगे तो आपको जो डाइट रिलेटेड लीडिंग डिजीजेज हैं वो उनसे आप बच जाएंगे। ये सबसे पहले हम आते हैं मशरूम। मशरूम जो है डिफरेंट टाइप के मशरूम। व्हाट इज फंक्शनल फूड? फंक्शनल फूड वो चीज होती है, फंक्शनल फूड को अगर हम ये बताएं तो फंक्शनल फूड को इस प्रकार से, किसी का माइक थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, माइक का आवाज आ रही है। तो फंक्शनल फूड उसको बोलते हैं रीजनल, सीजनल जो फूड होते हैं, और लोकल रीजनल और सीजनल फूड जो है वो सब फंक्शनल फूड है। आपके जो रीजन में होते हैं, जो सीजन में होते हैं, और वो जो आपके लोकल फूड होते हैं उसके ऊपर आपको डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी। उसको क्यों बढ़ानी पड़ेगी? हम अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रह रहे हैं तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अगर हम टेम्परेट फ्रूट यूज करें, यहाँ पे हमें गुआवा मिलता है, यहाँ पे हमें शरीफा मिलता है, यहाँ पे हमें बेर मिलता है, उसको ना लेकर के हम कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश के एप्पल खाएं या हम वहां से नाशपाती खाएं, तो वो हमारे लिए फंक्शनल फूड नहीं है। आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करेगा लेकिन फंक्शनल फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको, जिसमें आप पल रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में, हर सीजन में आपको किसी प्रकार का फ्रूट्स दिया हुआ, उस फ्रूट के ऊपर अगर आप डिपेंडेंस बढ़ाएंगे तो आपकी जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर होंगी, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो भी बनी बनाई रहेगी। तो अब आजकल जैसे देखते हैं इस समय हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, बुंदेलखंड में या हमारे ग्वालियर में, ये मशरूम बहुत ज्यादा आते हैं। इन मशरूम में क्या होता है, इस सीजन के में लेंटिनिन, ये सब केमिकल्स जो हैं ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कार्सिनोजेनेसिस, अगेंस्ट नियोप्लास्टिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेट डैमेज, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, इन सब में ये केमिकल हमको, और इनके चांसेस इस सीजन में बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं बरसात के समय में, और उस समय में अगर इनका सेवन हम करेंगे तो क्या है, उससे हम बचे रहेंगे। और ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है थ्रू मशरूम। अब ये मशरूम जो है ये शायद मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वर्कआउट मशरूम है, इसको बोलते हैं गैनोडर्मा। इसके ऊपर करीब 5000 पेटेंट्स हो चुके हैं, और ये एक बहुत इफेक्टिव मशरूम कहा गया है, इसको बोलते हैं मेडिसिनल मशरूम। इसका सबसे ज्यादा उपयोग चाइना में किया गया मेडिसिनल मशरूम के रूप में, एंटी कैंसरस डिस्कवरी में। यहाँ पे जो है ये नेचर में व्हेन इट ग्रोज, हाउ डज इट लुक, एंड दिस इज हाउ वी डेवलप द टेक्नोलॉजी इन आवर लैब। Our one of my student, he was working for PhD, so from this he started growing it to mycelium and ultimately fructification, and this is the very it has got high medicinal value. Now this mushroom has got different type of terpenoids. Terpenoids means phenol. Phenol means that is synthesized through the cyclic acid pathway. These terpenoids, they inhibitory effect on oral mucus cancer, और ये एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये पॉलीसैकेराइड इसमें बहुत होते हैं, और ये इन सब के मोड ऑफ एक्शंस होते हैं। सो इट हैज गॉट हाई एंटी कैंसरस एक्टिविटी दिस मशरूम। ये डिफरेंट टाइप के आपके टर्पेनॉइड्स हैं विच आर फाउंड इन गैनोडर्मा मशरूम। और अगर आप जाएंगे इसमें अमेजोन में तो आपको इसकी चाय भी मिलेगी, गैनोडर्मा टी करके कहेंगे, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टी। और ये नेचर में आता है इसी समय में जब हाई ह्यूमिडिटी रहती है, और ये एक लिग्नोसेलुलोजिक फंजाई है, मैक्रोफंगस है, बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है। और आपको मालूम पड़ेगा कि आपको तने के ऊपर जो है बाहर की ओर ये एक सॉकेट की तरह से अपना उसके ऊपर ग्लो करता है डेड डिकेइंग डेब्रिस पे।
ये दूसरा मशरूम है, ये हमने नेचर से लिया था, इसको बोलते हैं शिटाके लेंटाइनस इडोडस। और ये जो है ये अमलतास का जहाँ पौधा रखा था हुआ था, उसके नीचे रूट के पास बहुत सारे ग्रो हो गए थे, मैंने फोटो खींची थी, उससे पूरी पूरी टेक्नोलॉजी हुई। ये ड्राई मशरूम है। दिस हैज गॉट इम्यून फंक्शन इंक्लूडिंग एड्स। ये अगर आप देखेंगे गूगल में आप जाएंगे तो हार्ट डिजीज, इट हैज गॉट हाई मेडिसिनल वैल्यू प्लस इट इज एन एडिबल मशरूम। ये एडिबल मशरूम भी है और ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रीवियस वाला जो मशरूम था वो एडिबल नहीं है, दैट हैज गॉट ओनली द मेडिसिनल वैल्यू। इसमें ये दो जो होते हैं, ये लेंटिनिन एंड इरेटिडिन, ये दो केमिकल कंपाउंड होते हैं विच आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये दिस इज द पॉलीसैकेराइड लेंटाइनस एडोडस। ये दिस वर्क्स अगेंस्ट नंबर ऑफ डिजीजेस। दिस इज ऑस्टर मशरूम, बहुत ज्यादा सुना है। दिस ये भी आप इसी सीजन में मिलता है। इस सीजन में जो मिलता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करता है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर है। आजकल इसके बारे में बहुत आप लोगों को चर्चा सुनी होगी, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसको बोलते हैं गिलोय, और आयुर्वेदिक में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये रामबाण की तरह यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी ये जो फंक्शनल फूड होते हैं ये मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्लांट है। मैं फूड के बारे में जब बोलता हूँ तो उसके बारे में वो बोलता हूँ वो फ्रूट्स जो सीजन में आए, उस रीजन में ग्रो हो, वो उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे इस बुंदेलखंड रीजन में कौन सा तेल खाया जाता है, लिया जाता है मस्टर्ड ऑयल। अगर आप छिंदवाड़ा में जाएंगे तो वहां पे लिया जाता है मूंगफली का तेल। अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में और हैदराबाद में जाएंगे तो वहां पे क्या हुआ था, कोकोनट ऑयल बहुत चलता है। क्यों? वहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, वहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पे सी क्लाइमेट है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए वो कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड। वो जो वहां की पॉपुलेशन वहां पे उस टेम्परेचर में रह रही है, उस एटमॉस्फेयर में रह रही है। हम लोगों के लिए यहाँ पे जो है दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो हमको मस्टर्ड के ऊपर अपनी डिपेंडेंस बढ़ाते हैं और वो लोग अपना कोकोनट ऑयल खाते हैं। और ये जो है ये आयुर्वेदिक प्लांट है, ये इसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बोलते स्पाइनिंग और मोमोर्डिका डायरिका। इसको हमने भी बहुत कोशिश की और वर्ल्ड ओवर सब लोगों ने काफी कोशिश की कि इसको लैब में ग्रो कर लें, इसका कल्टीवेशन कर लें। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका कि कल्टीवेशन हम नहीं कर पाए, खेती हम नहीं कर पाते हैं, इसकी खेती नहीं होती, ये नेचर में ऑटोमेटिक होता है। और ये इसी सीजन में जो आपका ये है, ये ह्यूमिड क्लाइमेट इस समय आता है और एक महीने रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और ये इसकी जो है ये बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, विजन इंप्रूवमेंट करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट करता है और किडनी फंक्शंस को वो करता है, इंप्रूव करता है, पाइल्स को कंट्रोल करता है। अब अगर हमको ये पसंद है तो हम ये चाहें कि 12 महीने हम ये लेना चाहेंगे कि इसको हम ड्राई करके रख लें और 12 महीने लेंगे तो काम नहीं करेगा। ये काम उसी सीजन में करेगा जिस सीजन में नेचर ने इसको आपके लिए दिया। आप इसको जब ये होता है उस समय आप खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप उसको, हमने बताया ना, फूड एज ए मेडिसिन खाओगे तो ठीक है। और अगर आप मेडिसिन एज ए फूड लोगे या जीव के गुलाम बन करके इसको साल भर खाना चाहोगे तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं रहेगी। आप इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या आप अपना फूड एंटरटेनमेंट के लिए आप ले सकते हैं। ये एक इस एरिया में बहुत चलता है धतूरा, इसकी केवल मेडिकल सिग्निफिकेंस है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में काम आता है। ये आपको मालूम होगा सदाबहार, इसको बोलते हैं कैथेरिंथस रोजियस, पहले इसको बोलते थे विंका रोजिया। इसमें से 2 कंपाउंड मिले हैं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये आयुर्वेदिक प्लांट है, ये इस एरिया में बहुत होता है और मैंने इसको कर्नाटक में भी बहुत ज्यादा देखा है, कई जगहों पे होता है। इसमें से ये 2 केमिकल कंपाउंड होते हैं और ये जो है इसको आजकल जो एलोपैथी मेडिसिन वाले जो हैं, जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग बना रहे हैं,
वो इसका बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, इससे ये केमिकल निकाल करके उसकी ड्रग के ऊपर काम कर रहे हैं। ब्राह्मी बकोपा ये जो है मेमोरीज को बढ़ाता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, मेंटल डिटेरियोरेशन को करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को करता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है। ये बहुत ज्यादा आपको किसी भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में जाएंगे ब्राह्मी का बहुत ज्यादा चलन है, और ये बेसिकली जो है ये एजिंग के अगेंस्ट में इसका जो भी मेडिसिन बनाते हैं जो आयुर्वेदिक वाले वो इसका उपयोग करते हैं। ये हमारे इस एरिया का प्लांट है जैक फ्रूट, श्रीलंका इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट का ये प्लांट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, अगर इसको आप जाएंगे कश्मीर में तो नहीं होगा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, ये हमारे एरिया का प्लांट है। या आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, ये आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिल जाएगा। और ये जो है डिफरेंट टाइप के जो आपके फ्रूट्स हैं वो तो बनते ही हैं। इस प्लांट का जो है जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, ये एंटायर प्लांट इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये fruits, leaves, bark have been extensively used in traditional medicine due to its anti-carcinogenic, antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory। तो ये जो है this is very important। और उसके साथ साथ कई तरह की कलनरी इसमें से बनती हैं, अचार, पापड़, ये सब इनके बारे में बहुत यूज होता है। हर जगह अपनी अपनी तरह की प्रिपरेशन इसको बनाने के लिए लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ और प्रिपरेशन बनती है, दूसरी जगह पे कोई और प्रिपरेशन बनती है, लंका में जाएंगे कोई तीसरी तरह की प्रिपरेशन बनती है। तो दिस इज अगेन ए ट्रॉपिकल फ्रूट, ये भी इसी समय आता है, इस सीजन में आता है। आजकल हम लोगों को ये कटहल इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं ये डूसा है, इसको होम्योपैथी में भी यूज करते हैं, इसका टिंचर बनाते हैं। लीव्स कंटेन एल्कलॉइड्स, ये बुंदेलखंड का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। हमने इसको कंपनी गार्डन बरुआ सागर है वहां पे इसको देखा था, वहां से इसकी फोटो ली थी। और ये जो है कई जो डिफरेंट टाइप की यूनानी डिजीज उसके अगेंस्ट में काम करता है। आजकल ये बहुत आता है कैरिसा कैलेंडस, इसको बोलते हैं करोंदा। और करोंदा जो है ये इट इज, ये जो आप लाल कलर देख रहे हैं ना, जितने भी कलर्ड फ्रूट्स हैं ये किसी ना किसी रूप में बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और बॉडी में जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, बॉडी के पीएच को एल्कलाइन साइड में ले जाते हैं। और वही एक चीज और है कि हर एंटीऑक्सीडेंट हर एक की बॉडी में काम नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि आपको साल भर अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खाते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि जो आपके सीजन में आते हैं, जिससे कि आपकी शरीर को किस प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है वो अपने आप ही आपको वो काम कर जाएगी। और ये जो है करोंदा, इट इज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसमें होती है, एंटी कैंसरजेनिक होते हैं, एंटी डायबिटिक होता है। दिस हैज गॉट हाई मेडिसिनल वैल्यू एंड दिस इज द टाइम जून जुलाई अगस्त व्हेन यू गेट एनफ अमाउंट ऑफ करोंदा इन द मार्केट। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है या हो रहा है, जिसको बोलते हैं तेंदू। तेंदू के पत्ते आप लोगों ने नाम सुना होगा। इससे बीड़ी में जो है जो तंबाकू को रैप करते थे बीड़ी पत्ते से और उससे बीड़ी बनती थी। और ये जो प्लांट है इसमें ये होता है, ये इसका फ्रूट्स, ये जो है इसको जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है आपके मध्य प्रदेश में, वो इसका यूज करते हैं काहे के लिए, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी चीज जो इसमें सबसे बड़ी चीज है वो अपनी शराब भी इसी से बनाते हैं। इसमें बस एक ही चीज की खराबी है, इसमें जो है इसकी ये छाल है, प्लांट बहुत लंबा प्लांट होता है। और एक अगर हेल्दी प्लांट होता है, एक प्लांट से करीब 50 से लेकर के 70 किलोग्राम तक केजी तक आपके फ्रूट्स बनते हैं, उनमें आते हैं ये फ्रूट्स। तेंदू बहुत मीठा होता है, बस एक ही इसमें खराबी होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 2 दिन में ये 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है। इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है और शुगर के होने की वजह से क्या करते हैं, इसको ट्राइबल जो है वो अपनी शराब बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। और जो ट्राइबल वहां पे तो डॉक्टर भी नहीं होते और इन्हीं से इन ये जो है इसके तेंदू के फल से विभिन्न बीमारियों का इलाज भी करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, इसको बोलते हैं जामुन। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ये भी बुंदेलखंड में होती है। लेकिन हमने क्या किया है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो बहुत सारे हमारे जामुन के पेड़ हमने काट दिए हैं। और इसका जो गुठली के जो पाउडर होता है वो अगर लेते हैं कहते हैं तो उससे जो है
डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज जो है, ये जो फ्रूट्स है, इसके जो फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका अगर आप सिरका बनाते हैं, इसको विनेगर बनाते हैं, तो विनेगर जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का विनेगर रहता है। उसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट शुगर्स रहते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोफेसर प्रसाद ने इससे शराब भी बनाई थी, वाइन बनाई थी, विच वाज वेरी इफेक्टिव, एंड he performed number of experiment and found that wine from jamun was effective as a functional food. ये प्लांट देखने को नहीं मिलता है, ये एक जमाने में आज से 30-40 साल पहले बहुत हुआ करता था। इसको बोलते हैं कमरक, इसको बोलते हैं स्टार फ्रूट। ये भी इसकी मेडिसिनल बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी ट्रॉपिकल प्लांट है और इसमें जो है ये भी जो है बहुत ज्यादा बॉडी के लिए यूजफुल रहता है। लेकिन अब ये जो है ये ऑर्नामेंटल हो गया है, नहीं तो एक जमाने में ये आपको वाइन मिला करता था। ये सभी लोग जानते होंगे, बुकेनेनिया लेंजन, जो हम चिरौंजी खाते हैं, मध्य प्रदेश में कई जगह पे इसके जंगल हुआ करते थे, इसको बोलते थे चार, और इसमें से ही निकाल करके ये चिरौंजी निकलती है। और चिरौंजी जो है ये बहुत ज्यादा बहुत महंगी है, आजकल ड्राई फ्रूट है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट बाउल मूवमेंट, ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी इलनेस, हेल्थ स्किन, वुंड हेल्थ, मैनेज डायबिटीज एंड ट्रीट इन्फ्लेमेशन। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और आपकी बॉडी को डिफरेंट से बताते हैं। अब ये है मधुका इंडिका, ये महुआ इसको बोलते हैं। आज से 40-50 साल पहले तक इसी की शराब मिलती थी, देसी शराब जो होती थी वो इसी की शराब बोला करते थे। और मैं मेरे अभी नॉलेज में लाया गया है कि 3 ऐसी शराब हैं जो इंडिया में होती हैं और जो रीजन वाइज होती थी, और उनको हम लोगों ने कमर्शलाइज नहीं किया, उनको हम लोगों ने पॉपुलराइज नहीं किया। हम इंग्लिश वाइन के पीछे भाग गए, हम विस्की और ब्रांडी और वो बियर के पीछे भाग गए, इनको हमने अनैतिक मान लिया। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट में बहुत होती थी और वो लोग करते थे। यही केवल 3 ऐसी शराबें हैं जो ऑर्गेनिक हैं, बाकी सब इनऑर्गेनिक हैं, बाकी के सब कुक्ड हैं। कौन कौन सी? और वो भी रीजन वाइज थी। महुआ यहाँ पे होता था, और कैजियोफेनी जो आपकी होती थी किससे, जो काजू से शराब बनती है वो गोवा में बनती है, वो भी उसके फ्रूट से फर्मेंट करके वो शराब निकलती थी, उसको केवल फर्मेंट करना पड़ता। और तीसरी ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी बनती थी वो भी ऑर्गेनिक है। तो महुआ, ताड़ी और कैजियोफेनी ये तीनों ऑर्गेनिक थी, इनको हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया। और इन सब की जो है इन सब की फंक्शनल यूटिलिटी थी, ये सब थेरेपेटिक वैल्यू थी, कई डिजीज के अगेंस्ट में काम करती थी। इनमें जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड शुगर अमाउंट चाहिए, अच्छी क्वालिटी की शुगर वो देता था। लेकिन कुछ हुआ क्या कि पता नहीं प्लानिंग में क्या हुआ कि हम आजकल जो है नौसादर से और इधर उधर से, और ये जब शराब बनती थी इनमें किसी प्रकार से मिथेनॉल नहीं आता था, किसी तरह से पूरी शराब नहीं बनती थी, केवल इसके फ्रूट्स को लेकर के उसमें किसी तरह का कोई फर्मेंटेशन नहीं करते थे। हड़िये में लेते थे, फल को डाल देते थे, थोड़ा सा पानी डालते थे और जमीन में गाड़ देते थे, और उसके बाद उनकी शराब बन जाती थी, निकाल लिया करते थे। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन होती जिसकी की फंक्शनल वैल्यू भी थी, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी थी, और यही 3 शराबें ऐसी इंडिया की जो कि ऑर्गेनिक थी। बाकी रीजन वाइज बहुत सारी मिलेंगी, जैसे आपके तेंदू ट्राइबल बेल्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, तेंदू के फ्रूट से वो शराब बनाते हैं, जिस तरह से कही हो। लेकिन कॉमन जो मास स्केल में बनती थी वो महुआ है, ताड़ी है और बेल हमारे यहाँ बहुत होता है ट्रॉपिकल, उसमें शंकर जी को चढ़ाया था, शिवरात्रि के समय चढ़ाया जाता है, और इसकी ज्यादा फंक्शनल वैल्यू है। ये डिफरेंट डिजीजेस में हमने ऊपर लिखे हुए काम करता है, इसकी ठंडक प्रदान करता है, और इसको बोलते हैं बेल। ये यहाँ का है, इसको बोलते हैं वुड एप्पल, इसको बोलते हैं कैठा। ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, आजकल मेरे को देखने को नहीं मिलता है।
और ग्वालियर में MITS में एक गेस्ट हाउस के पीछे एक पेड़ मैंने देखा था, उसके बाद है या नहीं पता नहीं अभी। और ये जो है इसकी चटनी बनती थी, इसकी भी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। और ये ट्रॉपिकल प्लांट है और ये इसी सीजन में आता है। इसके फ्रूट्स को लेकर के चटनी बनाते थे और हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये जितने भी अभी हमने आपको प्लांट्स बताए हैं, चाहे वो यहाँ हो, अगर ट्रॉपिकल रीजन में है तो ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में टेम्परेट रीजन में, तो जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं उस रीजन वाइज इन डिफरेंट टाइप के साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं। वो चाहे एपोप्टोसिस हो, चाहे आपका बॉडी के प्रोटेक्शन हो, इम्यूनिटी हो, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हो, स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम हो, ये सब चीजों को इन पूरे साइकिल के थ्रू रेगुलेट करते हैं। कोई भी जो भी फाइटोकेमिकल्स हैं वो चाहे, लेकिन अगर वो फाइटोकेमिकल्स सीजन में और रीजन में अगर उनका ठीक तरह से उपयोग करेगा तो किसी प्रकार की आपको बीमारी से बचे रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। अब हम आते हैं सीरियल्स के ऊपर। सीरियल्स में हम लोग नॉर्मली ये सीरियल्स यूज करते हैं, व्हीट, राइस, ओट एंड बकव्हीट। एंड ये सब जो है ये डाइटरी फाइबर होते हैं, बीटा ग्लूकोन, अरेबोनोजाइलोन, और ये सब जो है जितने भी सीरियल्स है उनका सबसे मेन फंक्शन है वो सपोर्ट प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब है वो बैक्टीरिया जो आपके गट में रहते हैं और गट में आपके डाइजेशन को ठीक करते हैं, आपके बाउल मूवमेंट को ठीक करते हैं, और उसके लिए स्टार्च की जरूरत होती है। और वो स्टार्च जो है एलिमेंट्री कैनाल में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमें सीरियल से ही मिलता है। एक चीज शायद आप लोगों को, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग इट, हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 ब्रेन होते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले जो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, सेकेंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट, उसका सबसे पहले एंटेरिक नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है, उसके बाद फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। और वो जो है पूरे के पूरे निर्माण में जो काम, जो बेसिक रोल प्ले करता है, आगे आकर के जब बेबी का डेवलपमेंट होकर के उसकी बर्थ हो जाती है तो जो गट माइक्रोबायोम होते हैं वही सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इसलिए एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेवलपमेंट में। ये पूरा का पूरा ग्लूकोन है उसका, कि ये व्हीट है, ये भी जो फीकल बल्किंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है और फिर ये कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर में काम करता है। राइस है, राइस में आपको टोकोफेरॉल मिलता है, टोकोटर्पिनॉल मिलता है और गामा ओरिजिनॉल मिलता है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और जो भी हमने बताया कि कोलोनिक बैक्टीरिया, ये सब पूरा का पूरा इस तरह से ये काम करते हैं। और ये जो है स्टेरॉल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फैटी एसिड। फैटी एसिड भी बहुत जरूरी रहता है क्योंकि मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट में फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं कि हम लोगों ने यूज करना वो वाला चालू कर दिया है कि जो रिफाइंड ऑयल होता है। रिफाइंड ऑयल जो है आजकल जो है पैकेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत फ्लरिश कर रही है। और वो आपको जब ऑयल मार्केट में उसको एडवर्टाइज करते हैं, वो कहते हैं योर ऑयल इज लाइक वाटर। आप देख, इसमें देयर इज नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होती है वो होती है ग्लिसराइड की वजह से। और ग्लिसराइड अगर आपको निकाल देते हैं ऑयल से तो उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है। और जो वो रहता है फैटी एसिड, वो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं। और उससे क्या होता है कि ग्लिसराइड जो है दैट इज हार्ट प्रोटेक्टेड। और वो ग्लिसराइड को निकाल करके वो बेच दिया जाता है कि हार्ट के लिए कोई टैबलेट बनाने के लिए, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले ले लेते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले ले लेते हैं। और आपको जो ये देते हैं वो केवल ऑयल दे देते हैं, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो है ओट जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, एसडीएल को इंक्रीज करता है। सब जितने भी स्टार्च वाले हैं ये सब दे सपोर्ट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। एंड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम। आई एम गोइंग टू टेल यू
व्हाई एंड हाउ। दिस इज फिजियोलॉजी। जो बीटा ग्लूकोन होता है ये सब इनके ऊपर काम करता है। बकव्हीट जो है ये आपका वाइल्ड व्हीट है, इसका नथिंग टू डू विथ व्हीट, बट इट इज लाइक व्हीट, बट it is a wild wheat. ये that reduces the obesity और hypertension हटाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। फ्लैक्स सीड, अलसी जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत काम की चीज है। एक जमाने में हम लोग जानवर को खिलाते थे, आजकल जो है अलसी इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और दिस वर्क्स अगेंस्ट आर्थराइटिस, किडनी डिजीजेस एंड एल्जीमियर। अब ये जो है, अभी तक अल्जीमर के लिए बोलते थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो रिलेटेड डिजीज है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन 2018 और 2019 की रिपोर्ट बताती है दैट इज एसोसिएटेड विथ योर गट, दैट इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से जो सिग्नल जो पास होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वहां कहीं कुछ ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से वो अल्टीमेटली क्या होता है, प्रॉपर सिग्नल पास नहीं हो पाते हैं, इससे दैट leads to various type of neurological disorders। और इसलिए अब जो काम जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम गैस्ट्रिक बैक्टीरिया के थ्रू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करें। ये फ्लैक्स में ये फैटी एसिड्स होते हैं जो जिनका की अपना अलग रोल रहता है, एंड जो फैटी एसिड्स रहते हैं वो प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर, इन सबको कंट्रोल करने में काम देते हैं। हाँ साधना, ओके अभी कितना बजे? हाँ नहीं हो जाएगा, मैं बस कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ ये क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो है, ब्रेसिका, व्हाइट कैबेज, ये सब जो है इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और ये जो है सल्फर जो है ये एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये सब जो है इसमें ये कंपाउंड होते हैं, ये सब डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। ये सब आपका सल्फर कंटेनिंग आपके वेजिटेबल्स हैं, दे कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। ऑनियन फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं, ऑनियन और ये आपका होता है गार्लिक, ये दोनों जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप को लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रही हैं, 10 लाइफ स्टाइल डिजीजेस आइडेंटिफाई किए हैं WHO ने, उन सबको कंट्रोल करता है। ये सब डिफरेंट डिजीजेस हैं। ऑनियन, गार्लिक जो है ये इतनी डिजीज के अगेंस्ट में काम करते हैं, और जिंजर इज एंटी इंफ्लेमेटरी, इसमें भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के ये सब डिजीजेस को ये कंट्रोल करते हैं। ये जिंजर, इसमें जिंजरॉल होता है विच इज एंटी इंफ्लेमेटरी, और ये सब काम करते हैं। कैरेट में आपके क्लोरोजेनिक एसिड होता है, क्लोरोजेनिक एसिड, आइसोक्लोरोजेनिक एसिड, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। टोमेटो में लाइकोपीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और सीजन में, सीजन के हिसाब से इनके ऊपर अगर हम वो करें, लाइकोपाइन, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी। This is soybean. Again, soybean is again very important functional food. Phytochemicals different types के होते हैं, और ये फिर बेरीज के ऊपर जो है हम लोग को अपना डिपेंडेंस अपनी बेरीज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि हम इंपोर्टेड बेरीज के ऊपर डिपेंड करें। इनमें रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है, फिनोलिक एसिड्स होता है, और ये जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज। इनमें ये डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको कि एंथोसाइनिन बोलते हैं, कैटेकिन बोलते हैं, फ्लेवोनॉल्स बोलते हैं, और ये सब जो है ये आपके बॉडी के पीएच को एल्कलाइन साइड में ले जाते हैं। और यही चीजें जो है ये ड्राई फ्रूट्स नीचे दिए हुए हैं, ये आपके बॉडी के एपोप्टोसिस को बढ़ाता है, जिससे कि कैंसर को कंट्रोल करता है। ग्रेप वाइन, इनमें भी डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के डिजीज को यहाँ पे हमने डिजीजेस डिफाइन की हुई हैं, उनको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। साइट्रस में डिफरेंट टाइप के साइट्रस होते हैं, आपके ग्रेप वाइन होता है, मौसमी होता है, नारंगी होता है, ये सब जो है ये डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि बॉडी के पीएच को एल्कलाइन साइड में लेते हैं, बशर्ते आप उनको सीजन के ऊपर खाएं। और इनका जो थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस होते हैं। हल्दी, कुरकुमा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, और इसमें जो है कुरकुमिन होता है। कुरकुमिन जो है वो एक पॉलीफिनॉल है, बहुत डीपॉलीमराइजेशन बहुत टाइम लेता है, इसलिए हल्दी को काली मिर्च के साथ लेते हैं तो उसमें
पाइपरीन होता है जो कि इसकी हल्दी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। टी बेवरेज में आपका टी कैटकीन फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इसमें रहता है कॉमेरिक एसिड, कैफिक एसिड और कैफिक एसिड फिनाइथिल एस्टर्स, एंड दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कैंसरस। देन कॉफी जो है इसमें हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड होता है, क्यूनेमिक एसिड होता है, डाइटरपीन होता है, और ये सब जो है ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। कोका भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हनी भी आपका जो है, हनी में आपको ये बताना चाहूंगा कि हनी आपको लेना चाहिए जो लोकल होता है, क्योंकि हनी में जो है वो जो मधुमक्खियां हनी बनाती हैं वो लोकल फ्लावर से बनाती है। यहाँ पे अगर है तो यहाँ मस्टर्ड वाला आपको मिलेगा, अगर आप वहां से कश्मीर से लाएंगे वो एप्पल वाला मिलेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये कोशिश करें कि लोकल जो फ्लावर्स है उनसे जो हनी बनता है वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा वनस्पति इसको कि इसके कि आप एक्सोटिक हनी यूज करें। तो हनी की भी बहुत ज्यादा उसमें एसिड भी रहता है, उसमें आपके डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, और ये सब आपको किसी न किसी रूप में काम करते हैं। अब हम आते हैं कि आपके पिकल्स में अगर हम यूज करते हैं बाजार का पिकल्स तो उसमें क्या होता है, केनिन, डिहाइड्रेशन, ये सब होता है। और अगर हम एंशिएंट मेथड से करते हैं फर्मेंटेशन, उसमें क्या होता है, जिसके भी हमें अचार डालना होता है उसमें मसाला डाल करके आपके यहाँ लोकल जो ऑयल होता है सरसों के तेल में अगर आप धूप में पकाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। लैक्टोकोकाई होता है, लैक्टोबेसिलाई होता है, वो क्या करता है, वो उसको फर्मेंट भी करता है, और आप जब खाते हैं सीजन में तो वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के आपके एलिमेंट्री कैनाल में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जो अगर आप मॉडर्न प्रिजर्वेटिव मेथड से लेते हैं तो उसमें जो प्रिजर्वेशन रहता है वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिससे बैक्टीरिया और फंजाई उसमें ग्रो ना कर पाए, और जो उनको मारता है। अगर उनको लेते हैं तो वो उसका वो जो प्रिजर्वेटिव है उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं और आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरह से हार्म करते हैं। तो जो पुरानी मेथड जो हमारे दी हुई थी कि ड्राइंग और क्योरिंग जो कि हम सनलाइट में करते हैं, दैट इज एंशिएंट प्रिजर्वेटिव मेथड, दैट इज गुड फॉर आवर पिकल मैन्युफैक्चर, पिकल प्रिपरेशन। इसी तरह से एथनिक फर्मेंटेड फूड जो है आपके साउथ इंडिया में जैसे इडली, डोसा, ये सब जो चलता है, दिस हैज गॉट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लाइक ल्यूकोनोस्टक and streptococcus, which is good for the body for maintaining your immunity. ये अगर आप लोकल बेनिफिट फर्मेंटेड पिकल लें या लोकल फर्मेंटेड आप फूड खाएं, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आप वहाँ की डिश लेते हैं, यहाँ लेते हैं तो यहाँ की लेते हैं, लोकल अगर आप लेते हैं तो उनसे ये सब बेनिफिट होते हैं। दिस इज द लेटेस्ट पेपर ऑफ जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड इन 2020। फिर डेयरी प्रोडक्ट में ये हमारे सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने 400 BC में बताया था कि डेथ सिट्स इन द बाउल्स, ए बैड डाइजेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल। और ये इस तरह से आपके डिफरेंट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। आपको अगर कोई अल्कोहल लेता है, किसी तरह का केमिकल लेता है तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, और बैक्टीरिया मर जाते हैं तो आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो फ्लोरा फाउना जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल का वो चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको इरिटेशन होता है, आपका पूरा डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको गट माइक्रोबायोम को बढ़ाना पड़ता है। ह्यूमन डिजीज जो है वो आज अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि वैक्सीन के लिए आप एक केमिकल को डेवलप करते हैं, उसको आप डालते हैं, उससे एंटीबॉडीज बनाते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा काम चल रहा है वो काम चल रहा है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का मतलब यह है कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनका कॉम्बिनेशन दे देंगे 5 बिलियन सेल या 10 बिलियन सेल एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिजीज, और ये सब डिजीजेस के अगेंस्ट में, और वो आपको सवेरे शाम एक खुराक दे देंगे। तो वो ये है, ये आपके बॉडी में लाइव वैक्सीन का काम करेगा। अभी आपको जो वैक्सीन मिलती है, एक वैक्सीन सबके ऊपर एक सी काम करेगी। यहाँ पे क्या है, लाइव वैक्सीन में आपको जिस प्रकार की डिजीज है और आपको कौन सा बैक्टीरिया किस प्रकार का, कितनी कंसंट्रेशन का, किस पोटेंशियल का देना, वो डिसाइड करके आपको अगर वो दिया जाएगा। तो आजकल जो सबका काम चल रहा है और काफी कुछ सक्सेस भी मिल गई है, इसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन। लिविंग बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में दे दिया जाएगा और वो जो है
आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपकी बॉडी को दूसरी प्रकार की डिजीजेस से भी बढ़ाएगा। ये गुड और बैड बैक्टीरिया है, ये इसी के ऊपर ये हेल्थ बेनिफिट ऑफ प्रोबायोटिक। नाउ एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट द प्रोबायोटिक इज बीइंग replacing the chemotherapy, and number of these probiotic bacteria are available in the market. But whenever you go to buy the probiotic bacterial combination, please try to buy, आपको वो वाले प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खरीदने हैं जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जिनको कि बनाया गया, ना कि आप ये सोचें कि अमेरिका से कोई आ रहा बैक्टीरिया उसके आपने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ले लिया। वो टेम्परेट स्ट्रेन्स जो हैं वो ट्रॉपिकल जोन में काम नहीं करती ज्यादा, और ट्रॉपिकल जोन की टेम्परेट जोन में काम नहीं करती। और आजकल आपको अमेजोन में हर तरह के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, तो अगर आप कोई भी बैक्टीरिया खरीदने जाएं, इंडियन अच्छी कंपनी से खरीदें और उसमें आप ये देख लें कि मिनिमम 5 बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन हो और 5 बिलियन से ऊपर उनका पोटेंशियल हो, तो वो जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं उनको लेंगे तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये प्रोबायोटिक फंक्शनिंग गट अगेंस्ट इंफ्लेमेशन बाउल, हाउ डू दे वर्क, दिस इज एंड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंजेस इन माइक्रोबायोम, किस प्रकार से वो पूरा का पूरा उसको चेंज करते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक किस प्रकार से करते हैं। इसी तरह से सी फूड जो है, वो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए सी फूड जो है वो भी फंक्शनल फूड होता है। और इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये मेरे लेक्चर में कि आदमी अगर फंक्शनल फूड के ऊपर, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सीजनल, रीजनल और लोकल फूड्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस बढ़ाते हैं और कम से कम दवाइयों का उपयोग करते हैं और कम से कम ये जो है पैकेज फूड के ऊपर अगर आप अपना जो डिपेंडेंस जो है आश्रित कम कर देते हैं, तो दैट वुड बी यूजफुल for you to raise your immunity to fight against COVID-19. So with these words, I thank every one of you. And if there are any question, कोई भी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो और हमको बताने में खुशी होगी और किसी प्रकार से कोई भी चीज हो, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साधना का विशेष तौर पे, ये बेचारी हमें हमेशा हर चीज का मेरे ध्यान रखा इस लेक्चर के लिए। मैं आप सबका